लग रहा है वैसा हुआ नहीं। ठीक। पसे पर्दा बहुत कुछ चलता है। शेर अब्दुल मरवत साहब ने भी इस बात की तस्दीक की और इस हवाले से हमने पहले ही बातें की थी कि पूरा प्लान बना हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में एमपीएस को उठा के गायब करना, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से खुद ही एफआईए को लिखा कि हम आपके साथ जाके सीएम हाउस पे छापा मारेंगे और इन्हें गिरफ्तार करेंगे। इस हद तक पुलिस आपके हाथ से निकल गई थी। पुलिस ब्यूरोक्रेसी आपकी किसी बात के ऊपर अमल नहीं कर रही थी। इस तमाम अमल के अंदर ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि चले मैं बात करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि वो क्या करते हैं। और अली अमीन साहब ने कहा कि सर हमें आपका इस्तीफा हैंड रिटन चाहिए। उनके वहां पे कॉन्टेक्ट थे, पॉलिटिकली इमरान खान की टीम में वो रह चुके थे। फिर वहां पे ब्रिगेडियर साहब ने एक और काम उनसे कराया कि आप एक काम करें, इस इस्तीफे को लेकर भी शायद गवर्नर वही करे जो उसने पहले किया है। आइन तो यहाँ पे है नहीं, कानून है नहीं, क्यों ना आप स्पीकर को भी एक खत लिख दें। तो सीएम ने, उस वक्त के सीएम ने, अली अमीन ने उन्हें भी खत लिखा। ये तमाम चीजें उनसे ब्रिगेडियर साहब ने कराई। अब अंदर अली अमीन की और इमरान खान की क्या बात हुई है 30 सितंबर को, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन अली अमीन ने जो वो पहली तकरीर की थी जुमेरात की शाम इशाइया में, कहा था कि कोई भी एमपीए यहां से निकलेगा नहीं। वो मुश्किल हो गई थी उन लोगों के लिए जो कि चाहते थे कि ये एमपीएस टूटे। गवर्नर राज लग जाता अगर यहाँ पे एक केओस बनता। अगर वो कुछ बोल देता तो फिर आप देखते कि कैसे यहाँ पे गवर्नर राज भी लगता और कैसे आज सोहेल आफरीदी जेल की सलाखों के पीछे होता। वेलकम जी, सियासत डॉट पी के से मैं हूं कार बगार। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फहीम, रिपोर्टर हैं। बहुत शुक्रिया फहीम साहब आपके वक्त का। सर, सोहेल अफरीदी को वजीर आला तैनात करना था, चैलेंजेस बहुत से थे। जो मुखालिफ ग्रुप था सियासी और अस्करी, वो तमाम लोग कहते थे हमें एक्सेप्ट नहीं है, नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे थे नाम बदल जाएगा, कुछ हो जाएगा। अ, तैनात हो गए सोहेल अफरीदी, हलफ उठा लिया। ये सब कैसे हुआ? स्मूथली प्रोसेस कैसे चल गया? क्योंकि बज़ाहिर तो बड़े चैलेंजेस थे। बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसा लग रहा है वैसा हुआ नहीं। ठीक। पसे पर्दा बहुत कुछ चलता है और अमूमी तौर पे जब नताइज सामने आते हैं तो उसकी जो एक क्रेडिट है वो लेने के लिए भी बहुत से लोग आते हैं। लेकिन बुध के रोज तकरीबन कोई 2:30-3 बजे करीब ये खबर बाहर निकली अडयाला से और 6 बजे करीब ये खबर कंफर्म हुई कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को कहा है कि आप इस्तीफा दे दें। हम्म। और 6 बजे से, बुध के रोज 6 बजे से लेके अगली बुध 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे तक सुहेल आफरीदी का हल्फ था। तब तक ये बात बिल्कुल हवा में मुअल्लक थी कि क्या सुहेल आफरीदी ही वजीर आला होंगे या नहीं। और इसके पसे पर्दा बहुत से लोग थे जो कि कोशिश कर रहे थे कि वो इस मामलात को खराब करें। दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे बहुत से लोग लगे हुए थे और चंद लोग थे जो कोशिश कर रहे थे कि इन मामलात को संभालें। गो के अमूमी तौर पे आसान तरीके से ये बताया जाता है कि जो कुछ वहां पे हो रहा था वो बहुत आसान था और आपके पास मैंडेट था, सब कुछ कंट्रोल था। ऐसा नहीं है। इस बात का हमने पहले भी जिक्र किया जब अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने की बातें होती थी कि इतना आसान नहीं होगा जितना कहा जाता है। और अगर आपने देखा हो तो गुज़िश्ता रोजी शेर अब्दुल मरवत साहब ने भी इस बात की तस्दीक की और इस हवाले से हमने पहले ही बातें की थी कि पूरा प्लान बना हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में एमपीएस को उठा के गायब करना, उनको जबरदस्ती दूसरी जाने पलटाना, ऑपोजिशन को इकट्ठा करना, हत्ता कि इमरजेंसी तक का। ये तमाम चीजें पेपर पे थी लेकिन वो हो नहीं सकी। और वो क्यों ना हुई, जिनकी वजह से नहीं हुई, उनमें से किसी एक का नाम भी आपको सामने नजर नहीं आएगा। खैर है, जारी बात है, पूरी पार्टी है, कुछ लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो जो मेरी मालूमात थी, जितना करीब से मैंने ये मामलात को देखा और जिस तरह से देखा, तो मैं सबसे पहले इसमें जिक्र करूंगा अली अमीन गंडापुर साहब का। उन्होंने जिस तरह से एक बहुत बड़ी प्लानिंग को चंद ही मिनटों के अंदर मल्टीप्लाई बाय जीरो कर दिया, इसके बारे में कोई नहीं जानता। जाहिर बात है, सोशल मीडिया को अली अमीन साहब नहीं पसंद, उनको वो बुरे लगते हैं, तो अगर वो ठीक काम भी करेंगे तो उसका जिक्र नहीं आता। अली अमीन गंडापुर साहब को जो ऑप्शन दी गई थी उसमें ये कहा गया था कि हम आपको वजीर आला ही रखेंगे, आप बेफिक्र रहें, जो तरीकाकार होगा वो हम कर देंगे। उन्होंने वाजे तौर पे इनकार कर दिया कि अब मैं 20 महीने कर लिए हैं, कितना रख लेंगे, महीना, 2 महीना, साल, 2 साल, छोड़ना मुझे पड़ेगा। उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उन्हें ये कहा गया कि देखिए हमने इकट्ठे काम किया है, हमारा यहाँ पे एक अच्छा रिलेशनशिप रहा है, तो आप अपने इस इस्तीफा को 2-3 दिन तक ड्रैग करें, अगले दिन हम आपकी मुलाकात कराएंगे इमरान खान से। उन्होंने वाजे किया कि 1 दिन बाद हो या 2 दिन बाद हो।
जितना इस्तीफे के अंदर वक्त लगेगा उतनी ही सुहेल आफरीदी के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, उनके लिए रुकावटें बढ़ेंगी। तो मैं नहीं करूंगा इतना इंतजार और मैं रुकावटें पैदा करने नहीं दूंगा। जब मुझे हटना ही है तो मैं ग्रेस से हटूंगा। और आपने देखा कि 6 बजे के करीब ये खबर कंफर्म हुई, इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर साहब बैठे हुए थे। कुछ देर के बाद वो पेशावर पहुंचे और महज 4 घंटे और 57 मिनट लगे उन्हें इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच के इस्तीफे की जो समरी थी उसकी डिटेक्शन दे के वो लिख के साइन करके गवर्नर हाउस पहुंचाने में। तो सबसे पहला किरदार तो अली अमीन का ही था। ये उम्मीद की जा रही थी कि वो अपने इस्तीफे को अगले 2-3 दिन तक खींचेंगे, उन्होंने उसी वक्त इस्तीफा दे दिया। और फिर जिन्होंने प्लानिंग करनी थी उनके पास बिल्कुल रिएक्शन टाइम ही नहीं बचा कि हमने करना क्या है। दूसरा जो अहम किरदार या अहम काम अली अमीन गंडापुर साहब ने किया, जब उन्होंने इस्तीफा लिखा, बहुत से लोगों के बारे में नहीं पता, तो जब वो इस्तीफा साइन कर रहे थे उनके इर्द गिर्द 5-6 लोग थे। पहला बंदा जो उनके साथ था वो था सुहेल आफरीदी, दूसरा बंदा था मीना खान, तीसरा था शफकत अयाज और चौथा था मोहम्मद आसिम खान साहब। साथ ही उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके साथ 2-4 लोग और थे। ये गिनती के 7-8 लोग थे और ये वो 8 लोग थे जो अली अमीन के सबसे करीबी लोग तस्वुर किए जाते हैं। सुहेल आफरीदी अली अमीन साहब के बहुत करीबी थे और बताया जाता है कि इनकी लिटरली आंखें बिल्कुल लाल थी, उनकी आंखों में आंसू थे मीना खान के, सुहेल आफरीदी के, कि ये हो क्या रहा है। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि ये करना तो है, हमने इससे इनकार नहीं करना। तो सुहेल आफरीदी और मीना खान की दरखास्त ये थी कि आप फौरी तौर पे हमें छोड़ के ना जाएं। ये यंग लड़के हैं, इनकी इतनी उम्र नहीं है, ठीक है, बड़े होते बैठ गए 36-37 साल की उम्र में आपको कहा जाए कि आपने पूरा सूबा चलाना है, इतना आसान काम नहीं होता। तो इनकी दरखास्त पे अली अमीन गंडापुर साहब ने तो जुमेरात की सुबह डेरा इस्माइल खान जाना था, लेकिन वो रुक गए कि चले मैं एक दिन और ठहर जाता हूं। और जुमेरात की शाम उन्होंने जितने एमपीएस थे सूबे के सबको बुलाया। 78 का फिगर था उस वक्त जो उस इजलास में आया। और उन्होंने कहा कि ये बंदा है, इसके नाम की तौसीक मैं करता हूं, मैं इसको प्रपोज करता हूं सीएम के लिए कि इमरान खान ने कहा है। और सब ने उसकी तौसीक की। और वहां मैंने कहा कि अगर कोई भी इमरान खान का सिपाही है तो पेशावर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये मालूमात आ गई थी कि अगर कोई एमपीए पेशावर से निकलेगा तो शायद दोबारा वो पेशावर ना आ सके। और ये भी कहा गया कि जो 9 एमपीए मुल्क से बाहर हैं वो भी पेशावर आएंगे और वो पेशावर एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, इस्लामाबाद या लाहौर नहीं। ये ना हो कि उधर ही रह जाए, तो किसी को इजाजत नहीं। ये सब कुछ अली अमीन ने प्लान करके दिया। अली अमीन साहब तो यहां से चले गए। उसके बाद जो मामला था वो जुमेरात की सुबह की बजाय जुमे की सुबह गए। जुमे का दिन बहुत ही मुश्किल दिन था, इसमें कोई शक नहीं है। एक, मैं बसत एहतराम, क्योंकि जिसना कहा जाता है कि असली स्टैब्लिशमेंट तो पीटीआई का सोशल मीडिया है, उनके लिए बसत एहतराम, जिस तरह वो सारे के सारे नौजवान आ गए सीएम हाउस स्पीकर हाउस में बैठ गए। जो हमारी इत्तला थी इन सब के अकाउंट मॉनिटर हो रहे थे और पीटीआई की सारी मालूमात इन्हीं अकाउंट से ली जा रही थी, क्योंकि किसी और को वहां एक्सेस नहीं थी। तो ये लोग अपने कुछ व्यूज के लिए, कुछ क्लिक्स के लिए वो तमाम प्लानिंग निकाल रहे थे कि पीटीआई का सरप्राइज, पीटीआई की प्लानिंग, सबसे पहले हमारे पास मालूमात, ये सब कुछ मॉनिटर हो रहा था। और ये यहाँ पे मैं कहूंगा कि हमारी, आप कह लीजिए, कमकली थी, समय जिक्र किया दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे, तो ये वो गैर दानिस्तगी थी कि बहुत से लोगों को मालूम नहीं था कि उनके चंद हजार व्यूज के लिए कितना बड़ा नुकसान वो करने जा रहे थे। यहाँ पे मीना खान का किरदार बहुत अहम था। मीना खान सूबाई वजीर हैं और ये सुहेल आफरीदी के सीनियर थे। जब वो आईएसएफ में थे, यूथ में थे, उनके साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने सुहेल आफरीदी की तमाम मीडिया के साथ बातें जो है वो बंद करा दी कि आपने किसी से बात नहीं करनी। हर बंदा ये चाह रहा था कि सुहेल आफरीदी कोई ऐसी बात करे जिससे आग लगे, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो, जिससे उसको व्यूज मिले और उसके लिए बड़ा कुछ बन जाए। और जुमे के रोज ही आपको याद होगा 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई। तो वो तमाम माहौल बहुत ही टेंस हो गया था। और खैर, जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोग थे उन्होंने कोशिश शुरू की कि किस तरह से सुहेल आफरीदी के नाम का मुतबादिल जो है वो भी फ्लोट किया जाए। बहुत से लोगों ने कोशिश की। तो मीना खान आफरीदी का यहाँ पे किरदार बहुत अहम था कि उसने पॉलिटिकली और स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे सुहेल आफरीदी को संभाला, उसे मना किया कि आपने किसी से बात नहीं करनी, मिले लोगों के साथ बैठे गपशप लगाएं, लेकिन कोई बात नहीं करनी, ऐसी कोई भी बात जिससे आपका कैरियर भी तबाह हो, पीटीआई के लिए भी मसला हो और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए भी मसला हो। इसके साथ साथ यहाँ पर पुलिस जो थी वो आपके हाथ से निकल गई थी। आप जानते हैं कि 2 रोज कबल इसी सीएम हाउस के बाहर सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया या गायब कर दिया गया, अगवा हो गई थी। उसके साथ ही
वजीर आला के मुशीर जो थे एंटी करप्शन के, इसी पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के हवाले से खुद ही एफआईए को लिखा कि हम आपके साथ जाके सीएम हाउस पे छापा मारेंगे और इन्हें गिरफ्तार करेंगे। इस हद तक पुलिस आपके हाथ से निकल गई थी। पुलिस ब्यूरोक्रेसी आपकी किसी बात के ऊपर अमल नहीं कर रही थी। इस तमाम अमल के अंदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब आए, उन्होंने इन सब को लेके चला, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस था, वो नैब में रहे थे, बतौर सरकारी मुलाजिम काम कर चुके थे, उनके वहां पे कॉन्टेक्ट थे, पॉलिटिकली इमरान खान की टीम में वो रह चुके थे, पंजाब में उन्होंने सर्व किया था, यहाँ पे उनको तकरीबन 17-18 महीने यहाँ पे उन्होंने काम किया, 16 महीने उन्होंने काम किया, वो तमाम चीजें वो बीच में लेकर आए। आपने जितनी भी ड्राफ्टिंग देखी है, जितने भी खतूत लिखे गए हैं, जितने भी मैसेजेस हुए हैं, जितनी इंगेजमेंट्स हुई हैं लीगल तौर पे हर एक फ्रंट के ऊपर, ये सब कुछ ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी ने किया। जुम्मे के दिन जब मामला बिगड़ा, आपको याद होगा कि गवर्नर साहब ने वाज़ेह तौर पे इनकार किया, मुझे कोई इस्तीफा नहीं मिला वज़ीर आला का, तो एक और मसला बन गया। ये तमाम जो कुछ लोग बाकी बचे थे, मैं उनका नाम ले लेता हूँ, ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब, जुनैद अकबर साहब, उनके साथ मीना खान आफरीदी साहब, उनके साथ सोहेल आफरीदी साहब, उनके साथ स्पीकर बाबर सलीम सवादी साहब, वजीर कानून आफ्ताब आलम साहब, एडवोकेट जनरल शाहद मानखेर साहब, ये 5-6 लोग इकट्ठे बैठे थे कि हमने करना है तो करना क्या है। तो उस वक्त ये बात सामने आई कि हर बंदा कह रहा है कि अली अमीन ने हाथ से इस्तीफा लिखना है, लिहाजा हमें अली अमीन से राब्ता करना होगा कि वो हाथ से इस्तीफा लिखे। लेकिन पीटीआई के एक बहुत ही सीनियर कायद ने कहा वहां पे बैठे हुए कि अली अमीन से कोई बात नहीं कर सकता, वो जितना गुस्से में है और जो कुछ वो हमें कहेगा तो हम तो उससे बात नहीं करते। इस दौरान ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि चले मैं बात करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि वो क्या करते हैं, और उन्होंने एक कॉल की और अली अमीन साहब के घर से कुछ फासले पर पुलिस सेंटर जो था वहां पे हमला हुआ था दहशतगर्दों का, उनके घर के कुछ फासले पर वहां पे हमला हुआ है, वहां पे लोग मारे जा रहे हैं, और अली अमीन साहब ने कहा कि सर हमें आपका इस्तीफा हैंड रिटन चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है सर, आपको कैसे चाहिए मुझे बताइए। फिर वहां पे सीएम का जो लेटर पैड था वो चाहिए था, डी खान का जो सर्किट हाउस है वहां से वो मंगवाया गया, ग्रीन कलर का पेन मंगवाया गया, एक बार इस्तीफा लिखा गया, उसको पूरा पढ़ा ब्रिगेडियर साहब ने, उनकी तस्वीर आई, उन्होंने कहा नहीं इसमें एक लफ्ज की कमी है कि आपके पिछले इस्तीफे की भी तौसीक चाहिए। उन्होंने फिर उसके अंदर एक वर्ड लिखवाया, उसने एक और इस्तीफा भी लिखा। फिर वहां पे ब्रिगेडियर साहब ने एक और काम उनसे कराया कि आप एक काम करें, इस इस्तीफे को लेके भी शायद गवर्नर वही करे जो उसने पहले किया है, आईन तो यहाँ पे है नहीं, कानून है नहीं, क्यों ना आप स्पीकर को भी एक खत लिख दें। तो सीएम ने, उस वक्त के सीएम ने, अली अमीन ने उन्हें भी खत लिखा। ये तमाम चीजें उनसे ब्रिगेडियर साहब ने कराई। अब जो लोग खैबर पख्तूनख्वा के हैं उन्हें अंदाजा होगा कि डेरा इस्माइल खान आप नहीं जा सकते रात के वक्त। ये टांग, डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, ये तमाम रोड, बलू रोड, ये सब कुछ जो है पब्लिक के लिए बंद होता है, आप नहीं निकल सकते, नाके होते हैं वहां पे, दहशतगर्द हैं वो रोकते हैं आपको, गायब करते हैं आपको। तो रात पूरी गुजरने का वेट किया गया। इस दौरान ये सब लोग तैयार थे कि छापा पड़ सकता है, हमें उठा के ले जाया जा सकता है। इन सब ने अपने मोबाइल फोन खुद से दूर रखे हुए थे, खुले मैदान सफदरजंग में बैठे थे और दो चीजों का इंतजार कर रहे थे, सुबह होने का या गिरफ्तार होने का, कि कुछ भी हो सकता है, पुलिस आएगी हम सबको उठा के ले जाएगी। लेकिन बहरहाल खैर हुई, सुबह हुई। सुबह फिर इन्होंने दो तरीकेकार किए। एक तरीका इन्होंने ये किया कि पहली गाड़ी अली अमीन गंडापुर साहब के घर से निकली जहां पे वो मौजूद थे कि वो पेशावर के लिए निकली है, उसे कुछ नहीं दिया, सिर्फ गाड़ी निकाली और अगली गाड़ी को वो इस्तीफा थमाया कि ये लीजिए और ये आपने लेके जाना है, ताकि अगर पहली गाड़ी ट्रेस होती है तो उसके पास कुछ ना हो। गाड़ी से इस्तीफा आया, पेशावर पहुंचा, पेशावर में ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी ने वसूल किया। लेकिन प्रॉब्लम ये आई कि खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी ने काम छोड़ दिया कि हम आपका काम नहीं करते, आप तो सीएम नहीं है, आप तो मिनिस्टर नहीं है, उन सब ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी वहां से जो कुछ होगा वही चलेगा। तो उस पर फिर ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि अगर आप ये चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आप ये कह रहे हैं कि अली अमीन ही सीएम है और कोई नहीं है, तो अगर वो सीएम है तो मैं उसका एडवाइजर हूं और मैं अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रहा हूं। खोला ये दफ्तर, इतवार के रोज सीएम सेक्रेटेरिएट का दफ्तर खोला गया, रजिस्टर खोला गया और वहां से डिस्पैच नंबर दिया गया, उस इस्तीफे को डिस्पैच करवाया गया, अमले को साथ ले जाके गवर्नर हाउस में वो इस्तीफा हैंड ओवर करके उनसे वसूली ली गई, वो सब कुछ कराया गया। ये किया ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी ने, जो कि कोई और टेक्निकली अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया, आपकी पूरी ब्यूरोक्रेसी ने हाथ खींच लिया कि भाई हमने तो काम नहीं करना, तो अब काम कराएं तो किससे कराएं। इस सब के अंदर शाह फैसल उस्मान खैर साहब जो हमारे हैं, जो एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने सारा किरदार अदा किया। उनका दफ्तर इस्तेमाल हुआ क्योंकि वो आईएलएफ से हैं, तो वो हैं तो सरकारी मुलाजिम, लेकिन उनका जो पीटीआई के साथ लिंक रहा है, जो उनका पीटीआई के साथ उनकी वफादारी रही है,
उसी को उन्होंने इंगेज करते हुए वो तमाम मामलात फराहम की, चाहे वो लीगल असिस्टेंट हो, चाहे वो सरकारी वसाइल हो, चाहे वो अपना दफ्तर का इस्तेमाल हो, हर एक चीज उन्होंने करके दी। उनके जो क्लर्क्स थे वो इस्तेमाल हुए इसके अंदर, उनके कंप्यूटर इस्तेमाल हुए, उनके प्रिंटर इस्तेमाल हुए, हर एक चीज उनके जरिए की गई और ये मामला आगे बढ़ाया गया। और इसके बाद जो सबसे अहम रोल था वो था स्पीकर का। ये तमाम चीजें लीगली तमाम एरियाज कवर करके स्पीकर को बोला गया कि आपने ये काम करना है। लेकिन स्पीकर भी दलेर था, उसने वो काम किया। उसने कहा मैं ये रूलिंग दूंगा, ये कानूनी तरीका है। तो इन तमाम किरदारों में स्पीकर साहब का किरदार भी बहुत अहम था कि वो गए, उन्होंने इलेक्शन अनाउंस किया और अली अमीन गंडापुर का लेटर जो था उन्होंने पार्लिमानी पार्टी में दिखाया कि ये लेटर है, मुझे सीएम ने भेजा है, वो मुस्ताफी हो चुका है और मैं नया इलेक्शन करने जा रहा हूँ। ठीक है मोहम्मद फाहिम साहब, ये सारा सिनेरियो समझ आता है। अब दूसरी चीज जो जो खटक रही है, अब ये सोहेल अफरीदी का नाम प्रपोज कैसे हुआ, खान साहब ने नाम कैसे लिया, इसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सीज हैं कि सोहेल अफरीदी या उनके ग्रुप ने एक फील्डिंग तय की, खान साहब के सामने नाम लिया, खान साहब का माइंडसेट बनाया और फिर जाकर खान साहब ने सोहेल अफरीदी का नाम लिया। अब इसमें जो अली मीन गंडापुर साहब ने खान साहब की बहनों के ऊपर बात की, स्पेशली अलीमा खान साहबा के हवाले से। उसके बाद एआरवाई के जो इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये बुशरा बीबी ने कहा था कि अली मीन को हटाओ। ये बहुत कुछ था। वजह क्या थी? क्या सिर्फ दहशतगर्दी का ऑपरेशन, ये जो हो रहा है ऑपरेशन, इस ऑपरेशन को रोकने की वजह थी या कोई और वजह थी, और नाम कैसे प्रपोज हुआ? ये दो चीजें, पहले तो नाम कैसे आया। जो हमारे जराए थे उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को 30 सितंबर था या 29 था, मैं गलत हो रहा हूँ, दोनों को एक दिन था जब इमरान खान से जिसकी मुलाकात हुई। वो रात सईद साहब का पैगाम लेके गए और उन्होंने वो नाम प्रपोज किए। 3 नाम उन्होंने दिए थे बेसिकली। एक सोहेल आफरीदी थे और बाकी 2 नाम और थे। उन तीनों में से इमरान खान की मर्जी थी कि उन्होंने ये 3 नाम प्रपोज किए कि आपकी मर्जी, आप जिसको लगाना चाहते हैं। इसके साथ साथ जब मुझे वो खबर पहुंची तो मैंने उन 3 में से 2 लोगों से राब्ता किया। एक सोहेल आफरीदी थे और एक और साथी थे। तो सोहेल आफरीदी साहब के ये अल्फाज थे कि ना मैंने सीएम बनने की कोशिश की है, ना मुझे सीएम बनने का शौक है और ना मैं कोई लॉबिंग कर रहा हूं। उन्होंने मुझे क्लियरली कहा कि जी मुझे एमपीए भी खान ने बनाया है, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, बस मेरे लिए इतना काफी है। मेरा लीडर इस वक्त अली अमीन है, वो मेरा कायद है। इमरान खान जो है उसका विजन है, ये लेके चल रहा है, मैं उसकी टीम का हिस्सा हूं, मुझे किसी के खिलाफ लॉबिंग नहीं करनी। ये उनके अल्फाज थे कि मुझे ना लॉबिंग करनी है ना मैं करूंगा। जो एक और बंदा था उसने भी ये कहा कि जो मेरा नाम ले रहा है वो गलत ले रहा है। मैंने कहा मुझे तो सोर्सेज से मालूम हुआ है कि आप दोनों के नाम थे और एक और नाम भी। तीसरे से मेरा राब्ता नहीं हो सका, लिहाजा इन 2 का रिस्पॉन्स आया और वो मेरे सामने रखा। जब जिस दिन इमरान खान साहब ने उनका नाम लिया, मैंने तब भी सुहेल साहब से राब्ता किया। उन्होंने तब भी कहा कि मुझे नहीं पता कि ये नाम कहां से आया है, मैंने तो ना किसी को कहा है, ना मेरा कोई ऐसा इंटरेस्ट है इस कुर्सी में, तो लिहाजा सुहेल आफरीदी ने कोई लॉबिंग नहीं। अगर वो लॉबिंग करते तो वो उस रात अली अमीन के साथ बैठ के वहां पे उदास ना हो, आखिरी वक्त तक वो अली अमीन को ये ना कहते कि हमारे साथ, हम साथ काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे मौजूद रहे। तो लिहाजा उन्होंने तो कोई लॉबिंग नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अली अमीन साहब से मुतालिक एक बयानिया इतना मजबूत हो गया था कि वो स्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके खेल रहे हैं और वो उनके खिलाफ नहीं जा रहे हैं। अब अंदर अली अमीन की और इमरान खान की क्या बात हुई है 30 सितंबर को, ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमारे सोर्सेस के मुताबिक इमरान खान ने अली अमीन को पूरा कॉन्फिडेंस दिया कि अपना काम करें। तभी निकल के उन्होंने 2 मिनिस्टर्स को कैबिनेट से निकाला और उसके बाद बाकी काबीना चेंज की। तो इमरान खान ने तो कोई भनक नहीं पड़ने दी अली अमीन गंडापुर साहब को। लेकिन जो हमारी इतलात है वो सिर्फ ये एक वजह है, वो है ऑपरेशन। और ऑपरेशन भी डायरेक्टली वजह इसलिए नहीं है कि ऑपरेशन के जो असरात हैं वो वजह है, और वो ये थी कि पीटीआई की गवर्नमेंट बैठी हुई है और ऑपरेशन हो रहे हैं और लोग बेघर हो रहे हैं। तो इसीलिए वहां से मसला बन रहा था कि पार्टी की जो इस वक्त मकबूलियत थी वो दाव पे लग रही थी और वो उनको नुकसान पहुंच रहा था। गवर्नेंस का इशू नहीं था। आप देखें अभी भी जो इत्तलात आ रही हैं वो यही है कि करंट कैबिनेट को ही शायद कंटिन्यू करना पड़े, तो टीम तो वही है, टीम में तो शायद इक्का दुक्का चेंज हो। और इसी कैबिनेट के अंदर सोहेल आफरीदी भी थे, तो किसी और ग्रुप से या पार्टी के अंदर एक और धड़े से बंदा नहीं आया, बल्कि अली अमीन की टीम से ही बंदा आया है। तो लिहाजा जो अभी तक की इत्तलात आ रही हैं वो ये एक यही वजह है कि ऑपरेशन है। और दूसरी वजह जो थोड़ा बहुत लिंक कर रही है वो ये है कि जो कुछ 26 नवंबर को हुआ,
4 अक्टूबर को हुआ। उसके बाद 27 सितंबर पेशावर में जलसा था, उससे मामला खराब हुए कि तंजीम और हुकूमत इकट्ठी नहीं हो रही थी, दोनों एक दूसरे पे डाल रहे थे। तंजीम कह रही थी कि ये जलसा जो था वो अली अमीन ने कराया, अली अमीन कह रहा है मैं तो मेजबान था, जलसा तो आपका था। तो ओनरशिप कहीं नजर नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इमरान खान ने पॉलिटिकली बड़ा अच्छा खेला कि जो पार्टी की मकबूलियत का ग्राफ गिर रहा था, सुहेल के आने से एकदम दोबारा उठ गया। कोई आपकी कारकर्दगी कहीं पे सामने नहीं आ रही है। बस यही बात आ रही है कि एक वर्कर है, आईएसएफ से है, उसको सीएम बना दिया है। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकली बहुत अच्छा फैसला है। एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें देखना पड़ेगा कम से कम 6 से 8 महीने। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत एग्री नहीं थे, वो कह रहे थे जी नहीं ये हो ही नहीं सकता, ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन को कोई रोक नहीं सकता, और हमें जो इस तरह टक्कर देने वाला बंदा है वो हमें एक्सेप्ट नहीं है। डीजी एसपीआर साहब ने पेशावर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने भी कहा कि ऐसे नहीं होगा, मगर ऐसे हुआ। और फिर उससे पहले भी वफाकी हुकूमत के जो वुजरा थे उन्होंने भी कहा कि ये हो ही नहीं सकता, फिर भी हुआ। मतलब सोहेल अफरीदी ने हलफ लिया। ये कैसे हुआ? क्या वो लोग मान गए थे, या उनके पास, जिस तरह आपने पहले बताया कि सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, उनके पास रास्ता नहीं था कोई? देखिए, मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि पीटीआई ने बहुत अच्छा खेला। अली अमीन से लेके बाबर सलीम सवाती तक, ये तमाम जो मैंने आपको किरदार बताए, सलमान कमराजा साहब भी बाद में आए अदालत में, उन्होंने भी किरदार अदा किया, इसमें कोई शक नहीं। अदालत में वो खड़े हुए। जुनैद अकबर साहब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास गए, क्योंकि उसका फायदा नहीं हुआ। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने वही किया जो कि हमेशा उन्होंने उन्होंने किया था, और जो इमरान खान का एक मौकफ रहा भी है कि ये पार्टीज के साथ हम लोग नहीं बैठ सकते, तो उन्होंने वही सब कुछ किया। लेकिन अली अमीन ने जो वो पहली तकरीर की थी जुमेरात की शाम, इशाइया में कहा था कि कोई भी एमपीए यहां से निकलेगा नहीं, वो मुश्किल हो गई थी उन लोगों के लिए जो कि चाहते थे कि ये एमपीएस टूटे। एमपीएस को जोर जबरदस्ती या ब्लैकमेल के जरिए काटना था, मुश्किल हो रहा था जी। इमरजेंसी और गवर्नर राज के जो ऑप्शंस थे ये कैसे पेपर से हटे? देखिए, गवर्नर राज के लिए असल में अली अमीन ने डायरेक्ट इस्तीफा दे दिया था, और फिर वो जाके लीगली भी हर एक चीज खेली जा रही थी, और उसको बड़े अच्छे तरीके से पीटीआई ने प्ले किया। गवर्नर राज लग जाता अगर यहाँ पे एक केओस बनता। अगर सुहेल अफरीदी के साथ जो मैंने आपको जिक्र किया कि अगर सुहेल अफरीदी डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कोई भी एग्रेसिव बयान दे देता, कोई भी सख्त बयान देता, उन लोगों को जो कि वहां पे बैठ के सीएम हाउस के अंदर या वहां स्पीकर हाउस के अंदर बैठ के अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए आए थे, वो चाहते थे कि सुहेल कुछ बोले। अगर वो कुछ बोल देता तो फिर आप देखते कि कैसे यहाँ पे गवर्नर राज भी लगता और कैसे आज सुहेल अफरीदी जेल की सलाहों के पीछे होता। लेकिन यहाँ पे वही बात है कि मीना खान ने बड़ा तरीके से हैंडल किया कि एक साइड से जितनी बम्बारमेंट हो रही है उसको खुद पे लिया, खामोशी से लिया कि ये वक्त गुजर जाए, ये वक्त नाजुक है, इस दौरान रिएक्शन नहीं करना। फिर उसके बाद सुहेल ने एक मरतबा सीएम बन गया। फिर आपने देखा कि उन्होंने क्या कुछ बोला, जो फ्लोर ऑफ द हाउस था उन्होंने बोल दिया। लेकिन तब तक उस मामले को लेके जाना, उस गेम को आखिरी बॉल तक लेके जाना, ये बहुत जरूरी था। अगर तो जुम्मे के दिन वो सारे साथी कामयाब हो जाते कि सुहेल कुछ कुछ ना कुछ मुंह से निकाल लेता, तो शायद आज आप और मैं बैठ के गवर्नर राज पे बात करते कि इसकी लीगल हैसियत क्या है, क्या हो रहा है, कितने एमपी उठा के ले गए हैं, कितने घरों पे छापे पड़े हैं। आज हम वो बातें कर रहे होते। ठीक है, लास्टली ये बता दें कि मुराद सईद का नाम भेजना, 3 नाम भेजना, और इमरान खान का उन तीनों में से किसी एक को लगा देना वजीर आला। मुराद सईद भी इस वक्त मंजर से गायब हैं, इमरान खान खुद आइसोलेट हो जाते हैं, उन्हें कभी उन तक इंफॉर्मेशन पूरी नहीं पहुंचती, कभी मुलाकातें रोक दी जाती हैं। क्या ये कैसे ये पॉसिबल हुआ कि आप खुद आइसोलेट हों, आपको नाम प्रपोज करने वाला भी ग्राउंड पे ना हो, और फिर आप एक डिसीजन लें? और फिर इसमें लॉजिक क्या थी कि सोहेल अफरीदी ही का नाम क्यों चूज किया गया उन 3 में से? आप जानते हैं, खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट जब बन रही थी तो उस वक्त कैबिनेट के अंदर मीना खान अफरीदी का नाम इन्होंने ही दिया था, मुराद सईद साहब ने दिया। फिर उसके बाद कैबिनेट के अंदर सुहेल अफरीदी का नाम भी मुराद सईद ने ही दिया, और फिर इसी कैबिनेट के अंदर शफकत अयाज का नाम भी मुराद सईद ने दिया था। और बाकी भी जो जितनी चीजें होती थी, तो अली अमीन गंडापुर साहब मुराद सईद के साथ राब्ता करते थे। स्वाद से रिलेटेड चीजें हो गई या मलाकंड से लिंक हो गई, कुछ ना कुछ चीजें, हसन आईएसएफ यूथ से लिंक, या जब 4 अक्टूबर था, 26 नवंबर था, तो उनके साथ उनकी मुशावरत होती थी। तो ऐसा नहीं है कि मुराद सईद बिल्कुल ही बैकग्राउंड में। मुराद सईद हैं, इस मामलात के अंदर भी हैं, वो एंगेज भी होते हैं, वो बातचीत भी करते हैं, और पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर भी वो एंगेज होते हैं।
लेकिन अब मामला ये है कि पीटीआई का मैंडेट है, इमरान खान की मर्जी है। अब जो नाम मैं आपको बता रहा था, तीनों कबायली नाम थे। उन तीनों नामों में सुहेल अफरीदी का नाम ही क्यों पॉपअप हुआ, क्यों उन्हीं के ऊपर हाथ रखा गया? देखिए, आप जानते हैं कि यहां पर तो एक ऐसा अजीब सा कारोबार है, जब आप हुकूमत में आते हैं, कि कोयले का कारोबार है, हाथ आपके जरूर काले होते हैं। चाहे आप किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर हो, आपके ऊपर एक ना एक इल्जाम जरूर लगता है। सुहेल अफरीदी तकरीबन 13 महीने सीएनडब्ल्यू के अंदर रहे। सीएनडब्ल्यू सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है इन टर्म ऑफ मनी मेकिंग। यहां पे आप जितना पैसा बनाते हैं और खामोशी से बनता है, लीगल तरीके से बनता है। यानी अगर हम यहाँ पे हिसाब देखें तो महीने का एक मिनिस्टर जो है, जब वो कोई ज्यादा जाती ना करे, जो सिस्टम चल रहा है वही करता रहे, तो 5-10 करोड़ तो कोई गए ही नहीं, वो आराम से बना लेता है महीने का। इससे ऊपर ऊपर बनता है, इससे कम मैंने भी नहीं बताया। अब सुहेल अफरीदी ने 13 महीने में उसके ऊपर 1 रुपए का इल्जाम नहीं। ये वो महकमा था जिसके हवाले से शकील खान साहब को निकाला गया कैबिनेट से, क्योंकि उनकी ऑडियो टेप्स मौजूद थी कि वो सेक्रेटरी से पैसे मांग रहे थे। तो उन्होंने बाद में इनकार किया कि जी मैं तो सेक्रेटरी को टैप कर रहा था, लेकिन उन्होंने ट्रैप किया ना किया, वो खुद ट्रैप हो गए और फिर इमरान खान को निकाल दिया। तो 4-5 महीने वो मिनिस्टर रहे, उनके डिपार्टमेंट में ये सब कुछ हुआ। वहां पे 13 महीने सुहेल आफरीदी मिनिस्टर रहा और उसके ऊपर 1 रुपए का इल्जाम नहीं लगा। और मीना खान उसके साथ, उसका साथी था, मीना खान को जब सीएनडब्ल्यू मिल रही थी आखिरी दिन के ऊपर, तो वो कहता मुझे ये मत दे, मुझे ये नहीं चाहिए, ये कोयले का कारोबार है। तो ये हो गया शफकत अयाज, उसको भी एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री का, उन्होंने इनकार किया, मुझे नहीं चाहिए। तो ये मुराद सईद की टीम के 3 लड़कों ने इनकार किया है बड़ी मिनिस्ट्रियां लेने से, कि यहाँ पे कोयले का धंधा है, हमें नहीं चाहिए, हम कुछ करें ना करें हमारे हाथ काले होंगे। तो जब इतना क्लियरली एक बड़ी मिनिस्ट्री के अंदर वो 13 महीने साफ रहे हैं, ये वजह थी कि इमरान खान ने उन पे हाथ रखा। जो बाकी 2 नाम थे वो भी एग्रेसिव थे, वो भी पार्टी के लॉयल थे, वो भी मुराद सईद के ही नॉमिनी थे। लेकिन उन तीनों में ये नाम इसलिए उठा कि इस बंदे के ऊपर एक पाई की करप्शन सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अंदर नहीं लगी। तो ये बंदा साफ है, शफाफ है, अब तक साफ शफाफ है, तो लिहाजा उसी के साथ जाए कि एग्रेसिव भी हो, साफ शफाफ भी हो और पार्टी के साथ लॉयल भी हो और कबायली भी हो। ठीक है। और अब कबायली हैं, एग्रेसिव हैं, ऑपरेशन की वजह से ही इन्हें वजीर आला बनाया गया है। ऑपरेशन रोक पाएंगे आगे? अब फ्यूचर क्या आपको नजर आता है, प्रोडिक्ट कर पाएंगे आप कि जो उम्मीदें हैं उन पर? देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो मसला था वो बाजौड़ के अंदर था। अभी तक किसी और कबायली एजेंसी के अंदर या बंदोबस्ती जिले के अंदर कोई ऐसे निशानात हमें नहीं मिले जहां पर कोई इलाका जो है वो किसी तंजीम के पास कवर हो। बाजौड़ के अंदर वो इलाका था, तो वो तो ऑपरेशन क्लियर हो गया। अब मामला तब खुलेगा जब कहीं पर ऑपरेशन की जरूरत होगी। फिलहाल तो आईबीओ हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हैं, वो हो ही जा रहे हैं और वो होंगे भी। जहां जहां मालूमात आएंगी, जिस तरह डीजीएसपीआर ने भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल के दौरान 14,000 आईबीओ हुए हैं। तो जहां जहां पे जो मालूमात आएंगी उसमें कार्रवाई तो होती जाएगी। अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी एक जगह पे कोई कदम तंजीम बैठती है, अपनी रिट कायम करती है, रियासत को चैलेंज करती है, फिर वहां क्या सिचुएशन होगी ये देखना होगा। और उस वक्त फिर सुहेल अफरीदी क्या स्टांस लेते हैं, क्या इनका लायामल होगा, ये उस वक्त देखा जाएगा। आपको 26 नवंबर वाला एहतजाज इस्लामाबाद का याद होगा, जो कारकुन जिस तरह से अली मीन गंडापुर साहब की गाड़ी को डंडे मारे थे, लाते मारे थे, वहां नारे लगा रहे थे कि बाहर निकलो, डी चौक चलेंगे, वो सामने आए। अब अग्रेसिव कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो सोहेल अफरीदी खुद एक एग्रेसिव हैं। इस तरह की दोबारा नौबत आती है तो आपको लगता नहीं कि मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जज्बातियत ज्यादा हो जाएगी? ये जो आप जिक्र कर रहे हैं अली अमीन की गाड़ी आपको याद होगी, लेकिन सुहेल अफरीदी क्या कर रहे थे वो आपको याद नहीं होगा। सुहेल अफरीदी, मीना खान और शफकत अयाज, इन तीनों का ये काम था कि ये अली अमीन की गाड़ी के आगे हिसार बना के चलते थे। मास्क पहने, इन्होंने मास्क पहने होते थे। और वो बड़ी फेमस वीडियो थी जो शफकत अयाज की थी कि जब पीटीआई कारकुनों ने यहाँ पर पंजाब की हदूद के अंदर पुलिस वाले पकड़ लिए थे, तो शफकत अयाज ने उन्हें पानी पिला के उन्हें कहा था कि आप हमारे भाई हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप जाएं। तो मीना खान, शफकत अयाज, ये सब लड़के जो थे ये सब फ्रंट पे होते थे। ये यहाँ पे खड़े होके अली अमीन को प्रोटेक्ट करते थे, बीइंग अ सीएम, बीइंग अ लीडर। तो उस वक्त ये लोग खुद कारकुनान में से थे, लीडर ये नहीं थे, ये कारकुनान में थे। अब सुहेल आफरीदी उस गाड़ी पर होंगे जहां पे अली अमीन थे। अब देखना होगा कि सुहेल आफरीदी अब क्या डिसीजन लेते हैं और फिर क्या मामला होगा। उस वक्त जो लोग अली अमीन से राब्ता कर रहे थे, फिर वो लोग शायद सुहेल से राब्ता करें और कोई बीच का रास्ता निकालें।
तो मेन मकसद उन दोनों का यही था, उस वक्त भी उनका भी था, इनका भी होगा कि इमरान खान बाहर निकलें। और जिस तरह आपने देखा होगा जो उन्होंने पहली प्रेस टॉक की कि हमें अपने साइड से मिलने दिया जाए, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम एहतजाज करें, पुरअमन करेंगे। तो लिहाजा वो भी चाहते हैं कि लीगल जो तरीका है उसी पर अमल करने दिया जाए, उनको रोका ना जाए और उसको वो फॉलो करें।